नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनआरआईज जो भारत के बाहर रहते हैं वो म्यूचुअल फंड में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या कंडीशंस हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। एनआरआईज जो म्यूचुअल फंड में नए नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनमें ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि वो इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है कि यस, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के इंडिया में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी भी तरह की सेबी या आरबीआई से कोई स्पेशल अप्रूवल्स नहीं लेनी है अगर एनआरआईज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप एनआरआईज हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। क्या कंडीशंस हैं? पहली बात तो ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं नॉर्मल एक इंडियन सिटीजन के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा हैं। दूसरा, अगर आप यूएस या कनाडा के एनआरआई हैं तो कौन कौन से एएमसीज के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं। कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, सिर्फ उन्हीं एएमसीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड कंडीशंस हैं कि आपके पास जो बैंक अकाउंट यूज़ होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी आइदर एनआरई और एनआरओ अकाउंट। ये एनआरई और एनआरओ अकाउंट क्या है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, आप चाहिए तो उसे चेक कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। तो अब सबसे पहले मैं बात कर रहा था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। तो जैसा अगर आप नॉर्मल इंडियन सिटीजन हैं तो आप जब म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। उन डॉक्यूमेंट्स को मैं बता रहा हूँ। जैसे इंडियन सिटीजन्स के लिए पैन कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है, और इसके साथ में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है जो पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी एक हो सकता है। साथ ही साथ आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, एक फ़ोटो देना होता है और कैंसल्ड चेक देना होता है। लेकिन अगर मैं एनआरआईज की बात करूँ तो सबसे पहला पासपोर्ट इज़ कंपलसरी। अगर आप इंडियन पर्सन है तो आपका पासपोर्ट लगेगा, इंडियन पासपोर्ट, और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट हैं तो वहाँ का पासपोर्ट कंपलसरी है। दूसरा, ओवरसीज़ में आप जहाँ भी रह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा, एंड दैट इट शुड ऑल्सो बी इन इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश वाला डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ ही लगेगा, किसी और लैंग्वेज का नहीं चलेगा। देन इंडियन पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए, फुल्ली फिल्ड केवाईसी फॉर्म चाहिए। जो केवाईसी ऑनलाइन आप फिल करेंगे वो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है उसका एक कैंसल्ड चेक इसमें लगेगा। लेकिन ध्यान रहे ये बैंक अकाउंट एनआरई या एनआरओ अकाउंट ही होना चाहिए, नॉर्मल इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट नहीं चलेगा इसमें। कुछ कंडीशंस हैं इन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट की, वो मैंने बताया, जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखा है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप एनआरआई हैं तो आपको रिक्वायरमेंट है। ये ऑलमोस्ट नॉर्मल पर्सन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी के जैसे हैं, लेकिन कुछ एक चेंजेस हैं। जैसे ओवरसीज एड्रेस प्रूफ इंग्लिश में चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप कहीं और के रेजिडेंट हैं तो वहाँ का आपका पासपोर्ट कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप केवाईसी फिल कर देते हैं तो उस केवाईसी फिल करने के बाद में आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रार जैसे कैम्स, कार्वी, इसमें जब आप सबमिट करते हैं तो, और जनरली 4 to 5 डेज लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इस रजिस्ट्रेशन को आप बीच में चेक भी कर सकते हैं आपके केवाईसी को कि क्या आपका केवाईसी कंप्लायंट आप पर्सन हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। उसके लिए कई सारे लिंक्स हैं ऑनलाइन चेक करने के लिए, जैसे कि CAMS.KRA.com, carvi.kra.com, CVL.kra.com एंड NSE.kra.com। ये 4 मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, इसके थ्रू आप अपना केवाईसी कंप्लायंस चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक FATCA, FATCA, फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट आजकल चला आ रहा है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आजकल हर एक पर्सन, हर एक इन्वेस्टर को ज़रूरी होता है कि केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे वो FATCA, FATCA कंप्लायंस अपना दे। तो इसमें क्या होता है, जनरली आप किस कंट्री के टैक्स रेजिडेंस हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है उस कंट्री का, आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है आपका, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है, ये सारी डिटेल्स उस FATCA में अवेलेबल रहती है। जनरली ये आजकल मेनली रिक्वायरमेंट सिर्फ यूएस और कनाडा इन्वेस्टर्स के लिए ही है। इसी के लिए जनरली ये किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूएस ने अपने टैक्स जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रखे हैं, और वो ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या कोई यूएस पर्सन बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स तो नहीं बचा रहा है। उस सब को बचाने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए ये FATCA एक्ट जो है ये लाया गया था इंडिया में। और बाकी कंट्रीज़ में भी अगर आप एनआरआईज हैं और
इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जनरली ये आजकल देना ही पड़ता है। तो जब आपका फटका सबमिटेड हो जाता है तो आप एनआरआई एज ए एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये FATC है, दैट इज फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट इज कंपलसरी। और ये कुछ कंप्लायंस है जिसकी वजह से कई सारे AMCs ने एनआरआईज US और कनाडा के, अगर आप एनआरआईज हैं तो इन्वेस्ट करने से रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है और कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं कंपनीज को भी, जो आगे उनको US में सबमिट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को डेटरेंट करते हैं, डेटरेंस दिखाते हैं कि भाई आप अगर एनआरआईज हैं US या कनाडा के तो आप इन्वेस्ट करें उनके थ्रू। लेकिन फिर भी आजकल कुछ फंड हाउसेस हैं जिन्होंने US और कनाडा के एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें एनआरआईज। और कौन कौन से हैं वो? ऐसे 8 टाइप के म्यूचुअल फंड के AMCs हैं। बिरला सन लाइफ है, SBI म्यूचुअल फंड है, UTI म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल है, DHFL म्यूचुअल फंड है, L&T म्यूचुअल फंड है, PPFAS म्यूचुअल फंड और सुंदरम म्यूचुअल फंड। ये 8 टाइप के म्यूचुअल फंड AMCs हैं जिनके थ्रू US और कनाडा वाले एनआरआईज जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। उसके बाद हम बात करते हैं एनआरआई के टैक्सेशन के रूल्स की। तो एनआरआईज के दिमाग में ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है और वो एक डर के मारे इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचते हैं कि उनको डबल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जिस कंट्री में वो रेजिडेंट हैं वहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये केस सही नहीं है। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी साइन कर रखी है, ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज़ के थ्रू। ये अगर आप साइन करते हैं तो आपको डबल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप एक पर्सन है और आपने इंडिया में एज अ टैक्स X अमाउंट दे दिया है और अगर आपका टोटल जो अमाउंट टैक्स का बनता है जिस रेजिडेंट कंट्री में अगर वो Y है तो आपको फाइनली उस कंट्री में, रेजिडेंट कंट्री में Y माइनस X इतने अमाउंट का टैक्स ही पे करना है, डबल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी सारी 85 कंट्रीज हैं, उनके साथ इंडिया ने इसको साइन कर रखा है। उसमें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसकी लिस्ट आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कर रखा है तो आपको डबल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ इक्विटी एंड डेट टैक्सेशन की। तो क्या टैक्स लगेगा अगर आपने इक्विटी फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो नॉर्मल इंडियन पर्सन के लिए भी रहता है, एंड इट इज़ 15%। जो आपका गेन हुआ है उसका 15% आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा तक का होल्डिंग पीरियड रखा हुआ है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर वो गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है इस पर। ये नॉर्मल इंडियन पर्सन के लिए भी सेम है। इसके अलावा अगर आप डेट फंड में या हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम है, या गोल्ड फंड या फिर और किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का हो जाता है। अगर आपने 3 ईयर्स से कम टाइम के लिए होल्ड किया है म्यूचुअल फंड को और फिर आप बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एंड इट विल बी 30%। जो भी आपका गेन है उस पर उसका 30% लगेगा। और अगर आपने 3 साल से ऊपर उसको होल्ड कर लिया एंड फिर आप बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एंड इट इज़ 20% जो भी आपका गेन हुआ है उस पर विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये टोटल टैक्स है जो एनआरआईज को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे लगता है। तो ध्यान रहे, मैं बताना था एनआरई और एनआरओ अकाउंट का। एनआरई अकाउंट में ये होता है कि आप अपना पैसा जो भी आप यहाँ से रिसीव करते हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने रेजिडेंट कंट्री में, लेकिन एनआरओ अकाउंट में वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अपने पैसा को ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एनआरई अकाउंट ही ओपन करना चाहिए, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। और अगर एनआरओ अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका पैसा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने रेजिडेंट कंट्री में, एंड दैट इज़ नोन एज द नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। Thank you.